नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नाग ज्योति। नाग ज्योति, लेखक संदीप गुप्ता, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। बहुत समय पहले चित्रकूट नामक गांव में अजीत पाल नाम का एक किसान रहा करता था। वह अपनी पत्नी शारदा के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन, आज हमारी शादी हुए लगभग 5 साल हो गए हैं प्रिय, लेकिन हमारे घर कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्या तुम यह कमी महसूस नहीं कर रही हो? मुझे इस बात का बेहद अफसोस है स्वामी कि मैं अभी तक आपको कोई संतान नहीं दे सकी। तभी अजीत पाल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने सुना है कि रामघाट पर एक सिद्ध ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनके स्पर्श मात्र से लूले, लंगड़े और अंधे भी भरे चंगे हो जाते हैं। क्यों ना कल हम भी ऋषि जी के पास चलें? शायद उनके आशीर्वाद से ही हमें संतान प्राप्त हो जाए। अगर यह सच है तो हम ऋषि जी के पास जरूर चलेंगे स्वामी। दूसरे दिन, भीड़ छटने के बाद ही ऋषि जी से बात करना ठीक रहेगा प्रिय। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। जब वहां से भीड़ छट गई तो दोनों ऋषि के पास पहुंचे। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान हो बच्चों, कहो कैसे आना हुआ? मुनिवर, हमारी शादी को 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बच्चे के बिना घर का आंगन सूना है। आप तो भगवान के अवतार हैं मुनिदेव। इस जग में आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कृपया हमारे कष्ट दूर कर दीजिए। ठीक है, तुम दोनों एक एक करके अपना अपना हाथ दिखाओ। पहले अजीत पाल ने हाथ दिखाया, फिर शारदा ने। शारदा का हाथ देखने पर, ओह क्या बात है मुनिवर, क्या हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है? क्या हम इस मामले में अभागे हैं मुनिदेव? नहीं बच्चों, तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख तो अवश्य है, लेकिन क्या मुनिदेव? मुनि ने कुछ कहने की बजाय अपना हाथ हवा में फैलाया। तुरंत ही उनके हाथ में एक सेब आ गया। वह सेब मुनि ने शारदा को देते हुए कहा, लो बेटी, पूर्णिमा की रात को इस सेब को खा लेना। फिर देखना, तुम्हारे एक वीर, बहादुर और पराक्रमी बेटा पैदा होगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा। धन्यवाद मुनिदेव। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए मुनिवर। लेकिन मुनिवर तो किसी सोच में खोए हुए थे। मुझे इन्हें असलियत से अवगत करा देना चाहिए। उन्हें सोच में डूबा देख अजीत पाल ने पुनः जाने की आज्ञा मांगी। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए मुनिवर। नहीं, जरा बैठो, हम तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं बेटा। ओह ठीक है शारदा, तुम जरा दूर चली जाओ। जी बहुत अच्छा। जब शारदा दूर चली गई, मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी अवश्य कर दी है बच्चा, मगर एक बात का दुख है कि जिस दिन तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा उसी दिन तुम अंधे हो जाओगे। अब संतान पाना ना पाना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। ओह, अगर मेरी मानो तो संतान की लालसा छोड़ दो बच्चा। मैं इस विषय में सोचूंगा मुनिवर, अब आज्ञा दीजिए। कहकर अजीत पाल चल पड़ा। और जब वह शारदा के पास पहुंचा, आप कुछ परेशान और हैरान से नजर आ रहे हैं स्वामी। क्या बात है? क्या मुनि देव ने किसी अनिष्ट की आशंका व्यक्त की है? अजीत पाल सोच में पड़ गया। अगर मैंने शारदा को यह बता दिया कि हमारे बेटा पैदा होते ही मैं अंधा हो जाऊंगा, तो शारदा कभी सेब नहीं खाएगी और सारी उम्र उसकी गोद सूनी ही रहेगी। पति को खामोश देखकर शारदा पुनः बोली, क्या बात है स्वामी, आप चुप क्यों हैं? पत्नी के पुनः पूछने पर अजीत पाल सच्चाई बताने का साहस न कर सका, अतः उसने झूठ का सहारा लिया। मुनि देव ने कहा है कि हमारे बहुत सुंदर बच्चा होगा, हमें उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यह भी कोई कहने की बात है स्वामी, हम अपने बेटे को बड़े जतन से पालेंगे। चलो अब घर चलें। फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। और फिर पूर्णिमा की रात को शारदा ने सेब खा लिया। वक्त गुजरने लगा। ज्यों ज्यों शारदा के मां बनने का समय निकट आ रहा था, त्यों त्यों अजीत पाल की चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे शारदा पर सच्चाई जाहिर कर देनी चाहिए थी। सच्चाई जानकर वह कभी मां बनने का ख्याल दिल में नहीं लाती। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसके मां बनते ही मैं अंधा हो जाऊंगा। ऐसी दशा में मैं शारदा और अपने बेटे का पालन पोषण कैसे कर सकूंगा? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। शारदा आने वाले वक्त में किसी भी क्षण मां बन सकती है। मुझे अंधा होने से पहले मक्की की फसल बो देनी चाहिए। और एक दिन, यह क्या हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला है। ओह, ध्यान आया
कहीं मेरे बेटे ने तो जन्म नहीं ले लिया? ज़रूर ऐसा ही है, उसकी वजह से ही मैं अंधा हो गया हूँ। तभी उसके कानों से अपने पड़ोसी की आवाज़ टकराई। अजीत, ओ भाई अजीत पाल, बात क्या है भाई? अजीत पाल का पड़ोसी उसके करीब पहुंचा। अरे भाई अजीत, तुम भी कमाल के आदमी हो। मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम्हारे चांद जैसा बेटा हुआ है। इस वक्त तो तुम्हें अपने घर होना चाहिए था। कहते कहते जैसे ही उसकी नज़र अजीत पाल के चेहरे पर पड़ी। अरे, तुम कुछ परेशान और हैरान से नजर आ रहे हो। क्या बात है बंधु? मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ दोस्त। क्या? मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो दोस्त। हाँ हाँ, चलो भाई। जब अजीत पाल अपने घर पहुँचा और शारदा को यह पता चला कि उसका पति अंधा हो गया है, तो वह बेहद दुखी हो उठी। यह सब कैसे हो गया स्वामी? माफ़ करना शारदा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। फिर अजीत ने शारदा को ऋषि की भविष्यवाणी का सारा वृत्तांत सुना दिया। सब कुछ सुनकर वह बोली, काश आप मुझे पहले यह बात बता देते, तो मैं माँ बनने का ख्वाब भी अपने दिल में नहीं लाती। होनी बलवान होती है शारदा, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता। लेकिन तुम किसी तरह की चिंता न करो प्रिय, मैं इस अवस्था में भी गुजर कर लूँगा। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ स्वामी। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है प्रिय कि मैं अंधा हो गया हूँ। बस यही सोच सोचकर खून जल रहा है कि अब कभी अपने बेटे की सूरत भी नहीं देख सकूंगा। फिर अजीत पाल ने अपने बच्चे के नामकरण के लिए ज्योतिषी को बुलाया। तुम्हारे बेटे का नाम विक्रम रखा जाए तो बेहतर रहेगा। यह बड़ा होकर वीर और पराक्रमी बनेगा और इसके भाग्य में राजयोग है। नक्षत्रों के योग बताते हैं कि जब विक्रम 25 साल का हो जाएगा तो तुम्हें आंखों की रोशनी भी मिल जाएगी अजीत पाल। तुम फिर से सारी दुनिया देखने लगोगे। क्या सच ज्योतिषी जी? हाँ, बिल्कुल सच। इसके बाद ज्योतिषी चला गया और शारदा व अजीत पाल विक्रम के लालन पोषण में जुट गए। विक्रम पढ़ने में बड़ा तेज निकला और फिर 10 साल की उम्र में ही वह धनुष बाण चलाने लगा। 20 साल का होने तक विक्रम के शरीर में शेरों तक को मार गिराने की शक्ति भर गई। एक दिन शिकार करते हुए, आए, यह क्या? किसी ने मेरे तीर को काट दिया। ऐसा तीरंदाज कौन हो सकता है? राजकुमार ने आसपास नजर दौड़ाई। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी विक्रम पेड़ की आड़ से निकलकर राजकुमार की तरफ बढ़ा। गुस्ताखी माफ हो भद्र, आपके तीर को मैंने काटा है। हिरण जैसे प्यारे जानवर का शिकार करना पाप है। ओह, अगर मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का कायल न होता तो इसी वक्त तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस देश का राजकुमार हूँ। ओह, तो आप राजकुमार हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? मेरा नाम विक्रम है। मैं किसान अजीत पाल का पुत्र हूँ। जंगल के उस पार हमारे खेत हैं। मैंने आपको जंगल में प्रविष्ट होते देखा तो आपके पीछे पीछे चला आया। तुम एक वीर और बहादुर नौजवान हो। हमें तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई विक्रम। क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद करोगे? माफ करना राजकुमार, मुझे आपकी नौकरी मंजूर नहीं, क्योंकि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे विक्रम। लेकिन क्या तुम हमारे दोस्त बनना पसंद करोगे? मुझ गरीब को आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? मेरे लिए यह खुशी की बात है राजकुमार। फिर राजकुमार विक्रम से विदा लेकर चला गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रही। दिन रात अपना जाना पहचाना सफर तय करते रहे और समय बीतने के साथ साथ विक्रम 25 साल का हो गया। एक दिन जब वह अपने खेत में हल जोत रहा था तो वहां एक मुनि पधारे। प्रणाम मुनिवर। जीते रहो बच्चा। मुनि विक्रम को अपलक देखने लगे। प्रभु की लीला भी कितनी अपरंपार है। इस नौजवान के मस्तिष्क पर राजयोग की रेखाएं हैं, फिर भी यह हल जोत रहा है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं मुनिवर। अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो मुझे खुशी होगी। मुझे प्यास लगी है बच्चा, थोड़ा जल ले आओ। अभी लाया मुनिवर। शीघ्र ही विक्रम मुनि की सेवा में पानी का कलश लेकर उपस्थित हुआ और मुनि जी को पानी पिलाने लगा। अगर इच्छा हो तो मैं आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था करूं मुनिवर। मुझे भूख नहीं है बच्चा, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान और उदास सी नजर आ रहे हो। क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? मुनिवर, मेरे पैदा होते ही मेरे पिता अंधे हो गए थे। हमने उन्हें बहुत से वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी मेरे पैदा होते ही अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे थे। इसलिए मैं अपने आप को मनहूस समझता हूँ।
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटे, प्रभु की यही इच्छा थी। लेकिन मुनिवर, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसे करने से मेरे पिता फिर से सारी दुनिया को देख सकें? सिर्फ एक ही उपाय है बच्चे, लेकिन वह उपाय है बहुत कठिन। शायद तुम उस उपाय पर अमल नहीं कर पाओ। मेरे पिता को आंखों की ज्योति वापस मिल जाए, इसके लिए मैं कठिन से कठिन काम तो क्या, मौत से भी टकरा सकता हूँ मुनिवर। तो सुनो, 7 समुद्र पार एक नाग देश है। वहाँ के राजा नाग देवता के पास नाग ज्योति है। अगर तुम किसी तरह नाग ज्योति ले आओ तो उसे आंखों से छुआते ही तुम्हारे पिताजी की आंखों की ज्योति वापस लौट आएगी। लेकिन नाग देश पहुंचना मौत से खेलने के बराबर है बेटा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है मुनिदेव। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि नाग देवता मुझे नाग ज्योति आसानी से दे दे। फिर मुनि जी विक्रम को नाग ज्योति लाने के उपाय बताने लगे। तो सुनो, सिंह बुर्ज देश के एक टापू पर धबोक नाम का एक राक्षस रहता है। उसके पास एक नागमणि है जिसे वह नाग देश से ही चुरा कर लाया था। नाग देवता उस मणि से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि नाग ज्योति से। अगर तुम किसी तरह धबोक राक्षस को मारकर उससे वह नागमणि छीनकर नाग देवता तक पहुंचा दो तो नाग देवता खुश होकर स्वयं ही तुम्हें नाग ज्योति दे देंगे। लेकिन धबोक राक्षस से टकराना भी आसान काम नहीं है बेटे। वह नरभक्षी राक्षस है। वह तुम्हें देखते ही अपना आहार बना लेगा। क्या धबोक राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं है मुनिवर? उसकी मौत का राज सिर्फ वही जानता है बेटा। ओह, फिर मुनि वहां से चले गए। विक्रम सोचने लगा, नाग ज्योति लाने के दौरान चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं नाग देश जाऊंगा और नाग ज्योति लेकर ही लौटूंगा। वह बेटा बड़ा खुशनसीब कहलाता है जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। शाम को अपने घर पहुंचकर जब विक्रम ने अपने माता पिता को नाग ज्योति के विषय में बताया तो वे बेहद डर गए। यह काम बहुत खतरनाक है मेरे बच्चे, तुम्हारी जान जाने की पूरी संभावना है। बाकी की जिंदगी मैं अंधा रहकर ही गुजार लूंगा, लेकिन तुम्हें इस खतरनाक काम में हाथ नहीं डालने दूंगा। हाँ बेटे, तुम्हें हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सकुशल नाग ज्योति लेकर लौटूंगा और यही मेरा अंतिम फैसला है। विक्रम ने जैसे तैसे कर अपने माँ बाप को नाग देश जाने के लिए मनाया और सफर के लिए एक घोड़ा लेने अपने दोस्त राजकुमार के पास पहुंच गया। नमस्ते दोस्त। आहा विक्रम, कहो मित्र, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? विक्रम ने राजकुमार को सारी बात बता दी। फिर बोला, नाग देश की यात्रा करने के लिए मुझे एक बढ़िया सा घोड़ा चाहिए दोस्त। क्या तुम मुझे घोड़े का प्रबंध करा सकते हो? अरे यह भी कोई कहने की बात है। अस्तबल में चलो और अपने लिए बढ़िया सा घोड़ा चुन लो। विक्रम को लेकर राजकुमार अस्तबल में पहुंचा। ये सारे घोड़े सिर्फ मेरी सवारी के लिए हैं दोस्त, तथा सारे घोड़े एक से बढ़कर एक हैं। तुम्हें जो भी घोड़ा सबसे अच्छा लगे उसे अपने लिए चुन लो। ठीक है मित्र। और जब विक्रम ने एक घोड़ा पसंद कर लिया तो राजकुमार ने अपनी उंगली से एक चमत्कारी अंगूठी उतार कर उसे दी। लो, इसे अपनी किसी भी उंगली में पहन लो। यह अंगूठी मुझे एक महात्मा ने दी थी मित्र। इसे उंगली से उतार कर मुंह में रखते ही इंसान अदृश्य हो जाता है। वह सभी को देख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। क्या सच? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मित्र, यह अंगूठी नागलोक में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ठीक है मित्र, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर विक्रम घोड़ा लेकर अपने घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद, मैं नाग देश के सफर के लिए सारी तैयारियां कर चुका हूँ पिताजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं नाग ज्योति लेकर आपकी सेवा में शीघ्र ही लौट आऊं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरे बच्चे। फिर विक्रम ने शारदा के पैर छुए। तुम भी मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने काम में सफल होकर लौटूं। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे मेरे लाल। फिर विक्रम घोड़े पर सवार हो अपने घर से निकल पड़ा। शीघ्र ही विक्रम का घोड़ा नदी, नाले और जंगलों को पार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। जब सूर्यास्त होने को हुआ, सूर्यास्त होते ही चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। रात में सफर करना ठीक नहीं होगा, अतः मुझे इस पेड़ के नीचे ही रात गुजार लेनी चाहिए। सुबह होते ही सिंह बुर्ज देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। तभी चूं चूं चूं, अरे इस पेड़ पर तो किसी बड़े पक्षी का घोंसला है।
इतना बड़ा घोंसला गरुड़ पक्षी का ही हो सकता है। शायद इस वक्त घोंसले में गरुड़ के बच्चे अकेले हैं। फिर विक्रम पेड़ के तने से टेक लगाकर हरी घास पर लेट गया और शीघ्र ही उसे नींद आ गई। लेकिन ठीक आधी रात को अपने घोंसले की ओर एक सर्प को आते देखकर गरुड़ के बच्चे बुरी तरह भयभीत हो उठे। चूं चूं चूं, ए मुसाफिर, हमें बचाओ। उनकी पुकार सुनकर विक्रम की नींद टूट गई। हैं, यह मानवी स्वर कहाँ से आ रहा है? हम गरुड़ के बच्चे बोल रहे हैं मुसाफिर, हमें इस सर्प से बचाओ। हम बहुत छोटे हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते। यह सर्प कल भी हमारे 2 भाइयों को खा गया था। ओह! विक्रम ने झट पेड़ पर चढ़कर अपनी मयान से तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से सर्प के 2 टुकड़े कर दिए, जो कि पेड़ से नीचे गिर पड़े। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे मुसाफिर। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। अरे हाँ, तुम यहाँ अकेले कैसे हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे माँ बाप आज से 3 रोज पहले यहाँ से भोजन की तलाश में निकले थे, परंतु अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। न जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं। तुम हमारे बसेरे पर आए हो, इसलिए हमारे मेहमान हो। पेड़ के नीचे विश्राम करो। हमारे माँ बाप लौट आएंगे तो तुम्हारा खूब आदर सत्कार करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। विक्रम पुनः पेड़ के नीचे लेट गया और शीघ्र ही उसे नींद आ गई। आधी रात के करीब गरुड़ और उसकी पत्नी वहां पहुंचे। प्रिय, ये अजनबी कौन है? आओ चलकर अपने बच्चों से पूछते हैं। जब गरुड़ और उसकी पत्नी अपने घोंसले में पहुंचे तो उस समय उसके 3 बच्चे सो रहे थे। हाय, यह क्या प्रिय, हमारे 2 बच्चे गायब हैं। कहीं वही अजनबी तो हमारे 2 बच्चों को नहीं खा गया? जरूर उस अजनबी राक्षस ने ही हमारे बच्चे खाए हैं। मैं अभी उस पर बड़ा सा पत्थर डालकर उसे मार देता हूँ। ठहरो स्वामी, हो सकता है उस अजनबी मुसाफिर ने हमारे बच्चे न खाए हों। हमें अकारण उसकी जान का मन नहीं बनाना चाहिए। अच्छा होगा पहले हम अपने बच्चों से पूछ लें। ठीक है। गरुड़ दंपत्ति ने अपने बच्चों को जगाया। मेरे प्रिय बच्चों, हमें यह बताओ कि तुम्हारे दोनों भाइयों को पेड़ के नीचे सोने वाला वह अजनबी मुसाफिर तो नहीं खा गया है? वह अजनबी मुसाफिर हमारा दुश्मन नहीं है माँ बापू, बल्कि दोस्त है। हमारे 2 भाइयों को तो भूमि पर पड़ा वह मृत सर्प खा गया था। अगर हमारा वह अजनबी दोस्त हमारी मदद नहीं करता तो आज सर्प हम तीनों को भी खा गया होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सो जाओ। हम उस अजनबी दोस्त का उपकार कभी नहीं भूलेंगे और सुबह उठने पर उसे मालामाल कर अपने बसेरे से विदा करेंगे। हम तीनों भाइयों को बड़ी खुशी होगी पिताजी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।